नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। केरल सरकार ने केरल पुलिस एक्ट में संशोधन लागू करने का फैसला टाल दिया है। इस संशोधन या कहें बदलाव के भारी विरोध के चलते केरल सरकार ने यह फैसला लिया है। केरल सरकार ने केरल पुलिस एक्ट में सेक्शन 118A को जोड़ने के साथ पुलिस को अधिक शक्ति देने का फैसला किया था। इस संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को जानबूझकर डराने और अपमान या बदनाम करने के लिए कोई आपत्तिजनक सामग्री डालता है या प्रसारित करता है तो उसे 5 साल तक की सजा या 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि पुलिस एक्ट में बदलाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसलिए केरल पुलिस एक्ट में संशोधन को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलडीएफ के सहयोगी दलों और लोकतंत्र समर्थक तमाम वर्गों की तरफ से इसे लेकर चिंता जताई जा रही है, इसलिए कानून में बदलाव को लागू नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। केरल सरकार ने अपने पक्ष में कहा था कि कोरोना महामारी के समय कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर नफरत भरी पोस्ट की, इसके अलावा अफवाहें भी बढ़ी, साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों में वृद्धि हुई, इजाफा हुआ। केरल पुलिस अधिनियम में बदलाव को लाने के पीछे केरल सरकार का मकसद राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकना था। इसके तहत किसी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वहीं विपक्ष का आरोप था कि केरल सरकार का कानून में बदलाव का ये कदम प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करने वाला है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि केरल सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आज की चर्चा में हम केरल पुलिस एक्ट संशोधन और फ्री स्पीच पर विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजित मरार जी और साथ ही हमारे साथ हैं द ट्रिब्यून के लीगल एडिटर सत्यप्रकाश जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रंजित मरार जी, आपसे शुरुआत करूंगी। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप समझाइए कि जो केरल पुलिस एक्ट है वो क्या है और इसमें जो संशोधन लाने की बात हो रही थी वो क्या कहता है। केरला पुलिस एक्ट एक ऐसा नियम है जिसमें पुलिस को जो पावर्स है, पुलिस का जो घटना है, ये सब विस्तृत किया हुआ है और उसमें ये भी है लॉ एंड ऑर्डर का जो जैसे ये करना है, जैसे इसको अप्रोच करना है, उस बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसमें पेनाल्टीज भी है जो लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करता है, उसको कैसे पेनाल्टीज देना है, कैसे उसको बुक करना है, कैसे इसका दंड कैसे देना है, ये भी इसमें किया हुआ है। ये बेलेबल ऑफेंस है कि उसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस है, ये भी उसमें दिया हुआ है। बट जो अभी आया है, अभी जो अमेंडमेंट जो इसमें प्रपोज करके आया है, 2 चीज़ें हैं। पहले वो कोविड के थोड़े दिन पहले एक और अमेंडमेंट इसमें आया था, जैसे कि जो भी ऑफेंसेस इस केरला पुलिस में एक्ट में था वो सब कॉम्पाउंडेबल बना दिया था। जैसे कि पेनाल्टी के बजाय, कोर्ट में ट्रायल करने के बजाय हम जाके थोड़ा सा फाइन दे के ऑफिसर को फाइन दिलवा के ये कॉम्पाउंडेबल कर सकते थे, जिससे जो कंप्लेंट या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में है वो वापस ले जा सकते थे। अभी जो आया है, जो नया सेक्शन जो आया है 118A करके एक नया सेक्शन आया है, जिसमें ये किया गया है कि जैसे कि डिफेमेशन कुछ हो या फिर कुछ इंसल्टिंग किया गया हो या फिर कुछ ह्यूमिलिएशन किया गया हो, इसमें से अपने मन को या फिर अपने प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज हो सकता है। See, I'll tell you one instance. एक सोशल मीडिया में एक होटल के बारे में कुछ लिखा है, मतलब इसका इधर का फूड अच्छा नहीं है या फिर उसका अडल्ट्रेटेड फूड दे रहा है करके कुछ किसी लोगों ने लिखा है, ऐसे कुछ लोगों ने लिखा है और उसके बाद में कोई दूसरे लोग आके उधर मारामारी की और उसमें प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। ऐसे करने पर भी इंस्टिगेशन होने पर या फिर क्लास ऑफ पर्संस को ह्यूमिलिएशन होने पर भी ये ऑफेंस आ सकता है करके एक नया नियम बनाया हुआ है जिसमें 3 साल की सजा हो सकते थे। पहले भी आई विल टेल यू वन थिंग, पहले भी ऐसा था, इसमें सेक्शंस है
जैसे कि अनॉयंस या फिर हर्ट फीलिंग ऐसा कुछ है, या फिर ईमेल से या फिर सोशल माध्यम से ऐसे भी कुछ करते थे, ऐसे ऑफेंसेस करते थे, तो भी 120O करके एक सेक्शन था पुलिस एक्ट में, जिसमें से आप कॉग्नाइजेबल ऑफेंस था, उसमें 3 साल तक की दंडन हो सकता था, पनिशमेंट हो सकता था। Now the problem is this: there was another section also, section 118D, जो भी था पहले, जो कि श्रेया सिंघल के जो मैटर था, जब काफी सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का मिसयूज हो रहा था, हमने देखा भी था, इधर महाराष्ट्र में भी बहुत हुआ था, जब शिवसेना की बारी थी, तब बहुत कार्टूनिस्ट भी इसके अंदर गए थे, और एक स्टूडेंट्स भी बेल के बिना शायद इसमें इम्प्रिजनमेंट में गए थे, काफी मिसयूज हुआ था। उस टाइम पे जब श्रेया सिंघल के केस के साथ में एक सेक्शन 118D केरला पुलिस एक्ट का, वो भी स्ट्रक डाउन हुआ था, बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ये हिचकिचा कर रहा था, उसका वायलेशन हो रहा था, इसलिए, और बिकॉज इट वाज वेग एक्सप्रेशन जो था, जो जिस तरीके से क्लैरिटी लेजिस्लेशन में आना चाहिए, जो ऑफेंडर होता है उसको भी समझ में आना चाहिए कि वो ऑफेंस क्या होता है, उसका पनिशमेंट क्या होता है, जो चीजें हैं, वो जो एक्ट है, जिस एक्ट को रेस्ट्रेन करने का कोशिश लेजिस्लेशन से होता है, वो सब एक ऑफेंडर को मालूम होना चाहिए, एक इंसान को मालूम होना चाहिए, वो नहीं था, इसलिए श्रेया सिंघल स्ट्रक डाउन हो। श्रेया सिंघल में सेक्शन 66A के साथ में सेक्शन 118D भी स्ट्रक हुआ था। इसी तरीके का एक ही सेक्शन आया है 118A, but the only problem I find with section 118A is that there is one use, that injury to mind. It says if one person causes injury to mind. Injury to mind is very subjective. It cannot be objective. Laws have to be very objective. Unless the laws are objective, it creates vagueness. But so far as other part of the section are concerned, it should remain, and it is good. होना चाहिए, ऐसे नियम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मतलब सोसाइटी में इतना मेच्योरिटी है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा restriction होना चाहिए. We do not know who is going to control this, but then whenever there is misuse, if this ultimately result in misuse, this may again receive the same fate of section 66A and section 118D as it stood in the Kerala Police Act at the point of time when Justice Nariman and Justice Chalmeshwar decided Shreya Singh. हाँ, बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, जैसे रंजित मरार भी हमें बता रहे थे कि क्या है एक्ट और क्या संशोधन है, और इसके पहले हमने देखा था कि केरल के IT एक्ट की जो धारा थी 66A और केरल पुलिस एक्ट की 118D, जिनके बारे में हमें बताया रंजित मरार ने, उन्हें निरस्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। आधार ये था। अभी जो संशोधन आया है, मैं आपसे मोटे तौर पर जानना चाहूँगी, फिलहाल क्या ज़रूरत पड़ी ये संशोधन लाने की? पहले निरस्त भी हुए, और विरोध की बड़ी वजह क्या है? देखिए, जैसा कि रंजीत साहब ने कहा कि सरकार ने ये कहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ और कुछ तबकों के खिलाफ सोशल मीडिया पे और बाकी ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसको सरकार चाहती थी कि उसको रोका जाए, खासकर कोरोना काल में और कुछ और चीज़ों को लेके। ये सरकार ने अपनी तरफ से ये इस तरह की चीज़ कही है, लेकिन जिस तरह से केरल की सरकार अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी, उसको लेके सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ रही थी, और ख़ासकर सोशल मीडिया में, और उसको लेके लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने शायद उसको टारगेट करने के लिए कानून लाया है। इसके पहले भी इस तरह की कोशिश केरल सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन 2015 में, मार्च 2015 में जो फैसला आया था श्रेया सिंघल के मामले में, उसमें केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118D को असंवैधानिक करार दिया गया था। उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें थी। हालांकि अगर आप पढ़ें 66A जो IT एक्ट की धारा है, या अभी जो 118A है, उसमें 118A आपको थोड़ा सा उससे नरम लगेगा, लेकिन इसके बावजूद सेक्शन 118A में जिस तरह के एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं, जैसे कि ह्यूमिलिएटिंग, एब्यूजिंग,
इंजरी टू माइंड, ये इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं जिनकी कोई परिभाषा नहीं है। हाँ। देखिए, क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें एक दो चीज़ें बहुत साफ होती हैं, जैसे कि कोई तरह का वेगनेस नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन अगर क्रिमिनल लॉ में कहीं यूज होता है तो इट शुड नॉट बी ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। तो बहुत ही साफ होना चाहिए, उसकी व्याख्या स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो उसके दुरुपयोग की संभावना होती है, और इसी बिना पे उसको असंवैधानिक करार दिया जा सकता है जहां कहीं भी इस तरह की चीज होगी। इससे अलग जो आलोचना हो रही है, देखिए कई बार क्या होता है कि कानून जो बना है उसका जो एक तो एक्चुअल इफेक्ट क्या हो सकता है या होगा, एक चीज ये है। दूसरी चीज क्या है जिसको कि हम लोग अक्सर चिलिंग इफेक्ट बोलते हैं कानून का। ये कानून का इस तरह का चिलिंग इफेक्ट होना है जिसमें कि जो लोग उसका यूज कर रहे हैं वो तो अलग है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके डर से हम फ्री स्पीच को एक्सरसाइज करना बंद कर दें। जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको लेके जिस सीमा तक हम उसका उपयोग करते हैं उससे पहले ही हम रुक जाए और ऐसी चीजें न कहें डर के मारे कि शायद इस कानून के तहत हम पे कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो इस कानून का जो चिलिंग इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है, और शायद इसीलिए चूंकि केरल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक दल जो वहां पे कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के नेता पहले ही कह चुके हैं कि वो इसके खिलाफ अदालत जा रहे हैं, शायद जा भी चुके हैं। तो ये जो एक तरह का चिलिंग इफेक्ट इसका होना था मीडिया पे और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स स्टेट में था उस पे, इसको लेके चिंतित थे जो विपक्ष के दल हैं, और शायद इसलिए उन्होंने इसको चुनौती देने का फैसला किया है। तो दो चीजें हैं, एक तो वास्तविक जो इस कानून का जो असर हो सकता है लोगों पे, और दूसरा इसका चिलिंग इफेक्ट जिसके कारण लोग डर के मारे ही इसका इस्तेमाल करना बंद। दोनों ही वजह से ये शायद इस कानून को में दिक्कतें हैं। ठीक है रंजीत मरार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब पुलिस को शक्ति देने की बात होती है या जब ये कहा जाता है कि नहीं पुलिस के पास शक्ति नहीं है, हम कैसे रोके अगर कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं ये समझना चाहूंगी एक आम आदमी के नज़रिए से कि कभी भी कोई मानहानि होती है या किसी को धमकाया जाता है, डराया जाता है, या किसी तरह का चरित्र हनन होता है, तो उसके लिए अलग अलग कानून है जिसके लिए हम जाते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं और उसके बाद उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाती है। अब ऐसे संशोधन की जो जरूरत पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है? क्या पुलिस के पास सच में कोई अधिकार नहीं है बाकी कानूनों के तहत फिलहाल? वो तो ये दैट्स द मोस्ट फूलिश थिंग व्हिच द गवर्नमेंट इज सेइंग। दे ऑलरेडी हैव इनफ एंड मोर लो, जो भी है अपने केरला पुलिस एक्ट में है या फिर इंडियन पिनल कोड में है, या फिर आप देखें तो इसमें भी है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है, ऑप्सिन जो है वो तो आ सकता है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, पॉक्सो एक्ट में है। Then even in the police act also, 120 section 120 is still existing. Therefore, the will of the executive, the police, see, I have power does not, I may be very strong, but that does not mean I am going to use the power. Power जो जिस तरीके से आपको कानून से मिल रहा है उसको यूज भी करने का, आपको कैसे यूज करना है वो, that you should necessarily know, and then you should have the will to use it as well. There are sections which necessarily violate, necessarily permit the police to book people who has violated the law. Section 120 is also existing. It is bailable offence though. Now 118 A जो आए हुए हैं, it does not give any power more than what was in existence. But the most foolish thing I would suggest is that having promulgated a law, एक लॉ आप लेके आए हैं, फिर उसको बाद में opposition, you had not discussed what the law is, how you are going to implement the law, etc., how the law come into existence as well. But then the moment there is some kind of pressure, you are withdrawing from the what do you say, execution of the law itself is even ridiculous than having come up with a ridiculous act. If you are not aware of how to legislate and how to then execute what the law is, then it is better you go away from the power which you have invested with. आप जो बोल रहे थे, हमारे मान्य साहब जो बोल रहे थे, Kerala is going to face the election soon. Therefore, what they were attempting was to make sure that there is a chilling effect to the entire media and not to the culprits at all.
See, there have been at least 2,500, 3,000 cases which has come in existence in as much as Kerala is concerned during the last maybe 5 years. How many cases have they acted upon? They have acted upon maybe 2 or 3 cases in which the complainant happened to be the MLAs or the party members. Otherwise, the 2,980, 2,995 victims are still languishing ठीक है। with their complaints where there has not even been a final report so far. Therefore, if this is the idea, if this is with good faith, then probably he should have explained what the good faith is all about, and then use the law in accordance with what they ठीक है। wanted to do, wanted to do at all. See, this law may not ultimately be held unconstitutional. I do not think the climate which was in existence at a point of time when Shreya Singhal was decided do not exist in the nation as on today. The system has, the entire climate has changed. Therefore, the government, the courts as well, and not only the state government, the central government and the courts as well want to make sure that the irresponsible online magazines, I am not blaming any frontline magazines or frontline mediums, the irresponsible magazines or irresponsible medias, they needs to be curtailed is what they need to be curtailed is what the courts are feeling these days. Therefore, it may not receive the same acceptance. The arguments saying that it creates a chilly effect or it is vague may not receive the same acceptance which was available at a point of time when Shreya Singhal was decided. ठीक है। और रंजित, मैं आगे आपसे गुजारिश करूंगी कि जितना हो सके आप हिंदी में अगर हमारे दर्शकों को समझाएंगे ये चीज़ें तो बेहतर होगा, इसलिए हम आज की चर्चा हिंदी में लेके आए। मेरी गुजारिश होगी आपसे। इसके आगे सत्यप्रकाश, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, उसकी आज़ादी की बात होती है तो हमें समझना होगा कि आखिर कहाँ पर मेरी जो आज़ादी है वो ख़त्म हो रही है और दूसरे का जो अधिकार है वो शुरू हो रहा है। कैसे इस तरह के संशोधन का दुरुपयोग हो सकता है, और जो आज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के हाथ में इंटरनेट है, हर एक के हाथ में सोशल मीडिया की पहुंच है एक तरह से, कैसे वो जो बीच की लाइन ड्रॉ करना वो कितना चुनौती भरा है? देखिए, एक तो ये है कि संविधान में जो अधिकार है हमें मिला है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है, और ये अधिकार असीमित नहीं है, इसकी सीमाएं हैं। और आर्टिकल 19(2) के तहत राज्य को ये अधिकार है कि वो इस पे लगाम लगा सकता है, और वो किन परिस्थिति, किस आधार पे लगा सकता है, वो 8 ग्राउंड्स उसमें दिए हुए हैं, जिसके आधार पे, जिसमें सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज हैं, इसी तरह से मानहानि है, अवमानना, अदालत की अवमानना है, और पब्लिक ऑर्डर है, और इस तरह से डिसेंसी, मॉरलिटी, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को किसी अपराध के लिए उकसाना, इस तरह के 8 इस तरह के ग्राउंड्स हैं, जिसके आधार पे राज्य, स्टेट अगर चाहे तो हमारी जो बोलने की आज़ादी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन उसमें ये जो रिस्ट्रिक्शन होगा, ये जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, और रीजनेबल कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। और साथ साथ लेकिन जो आम तौर पे एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन प्रीसपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, मतलब ये कि जो प्रतिबंध होंगे वो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि पूरे तौर पे अधिकार को समाप्त कर दे। और इसको अदालतें किस तरह से जज करती हैं उसमें यह है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट है एक, और बाकी अलग अलग तरह के, जैसे बुक बैन है या फिल्म बैन है या अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरह के टेस्ट कोर्ट ने इवॉल्व किए हुए हैं। बट जनरली जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसका टेस्ट भी अप्लाई करते हैं। तो ये तो बात हुई कि जो ग्राउंड्स हैं जिसके तहत स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि एक तरह से जो मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है सोशल मीडिया के आने के बाद, ये इसका लोकतांत्रिकरण हो गया है। हर व्यक्ति, वो उसके हाथ में मोबाइल है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चीज़ें
एक साथ मिलियंस ऑफ पीपल के साथ, मतलब लाखों लोगों के साथ शेयर कर सकता है। और ये एक तरह का एम्पावरमेंट भी है। अगर आपके साथ कहीं कोई चीज होती है, आप तुरंत एक ट्वीट करके और उसमें 2 4 5 लोगों को टैग कर देते हैं, ऐसे लोगों को जो इसको हैंडल कर सकते हैं। वो वहाँ के पुलिस पदाधिकारी हो सकते हैं या राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी हो जाती है और ये चीजें ठीक भी हो जाती है। तो एक तरह का ये एम्पावरमेंट है और लोकतंत्रीकरण भी है मीडिया का। लेकिन साथ में दिक्कत ये हो रही है कि चूंकि एक साथ आप करोड़ों लोगों के पास ये मोबाइल पहुंच गया है, उनके पास ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग करने लगे हैं। वो उनको, चूंकि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको किसी तरह की आज़ादी मिली है तो ये इसका आप जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा अहम है। अगर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे या उसका दुरुपयोग करेंगे तो एक लाइन है जिसको आप क्रॉस करेंगे, वो लक्ष्मण रेखा, उसके बाद आप दिक्कत में होंगे। वो लाइन जो अभी केरल पुलिस एक्ट के संशोधन में जो खींची गई है, वो लाइन लोग कह रहे हैं कि वो लाइन गलत खींची गई है। और उसके कारण हो सकता है कि जो आम तौर पे जो लोग जिनको हम कहें वो क्रिमिनल नहीं है या उतने भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमिलिएटिंग ट्वीट है या ह्यूमिलिएटिंग फेसबुक पोस्ट है, इसलिए हम किसी को हम जेल में डाल रहे हैं, या ये एक तरह से किसी को इंजरी टू माइंड हो रहा है या किसी को दिमाग पे उससे आघात लग रहा है। तो ये जो वेग एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं उसके कारण ये दिक्कत हो रही है। मैं ये बात मानता हूं कि सोशल मीडिया पे और कई बार हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कहीं कहीं किसी तरह की दिक्कत है, और जो कुछ लोग लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वो अतिरेकपूर्ण है और उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन वो लाइन कहाँ पे खींचेंगे और कितनी सारी चीजें हम कानून के तहत ला सकते हैं और कौन सी चीजें इंडस्ट्री के लिए हम रेगुलेशन के लिए खुद छोड़ देते हैं, जहाँ पे कि इंडस्ट्री के अपने एथिकल गाइडलाइंस होते हैं, तो वो कहाँ तक ये चीजें एथिक्स के लिए छोड़ी जाए, कहाँ ये चीजें हम लॉ के तहत ला सकते हैं और कहाँ पे ये चीजें हम आम तौर पे जो हमारे नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी पे छोड़ दें कि वो जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक तरह से उनका कंडक्ट होगा। और नहीं तो वो कौन सी लाइन है जिसको क्रॉस करने के बाद उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मेरा मानना है कि जो आईपीसी की धाराएं हैं या जो भारतीय इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धाराएं हैं, इन सब चीजों में ये धाराएं बिल्कुल साफ है। तो अलग से ये कानून लाना, और जिसमें कि कई धाराएं बहुत एक तरह से कहें कई एक्सप्रेशंस बहुत वेग हैं, मेरा मानना है कि इसका चिलिंग इफेक्ट होना था, इसलिए ये नहीं लाना है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो मीडिया इंडस्ट्री है, खासकर टेलीविजन मीडिया इंडस्ट्री और जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, उसके रेगुलेशन की जरूरत है। और ये रेगुलेशन कैसे हो, वो सेल्फ रेगुलेशन हो या उसमें कहीं कोई सरकार की भी कोई भूमिका होनी चाहिए, ये चीज़ इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए और इस पे कोई फैसला होना चाहिए। क्योंकि अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सब चीज़ों को लेके सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि सरकार को यहाँ तक कहा कि आप या तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर हम किसी प्राइवेट एजेंसी को ये काम सौंप देंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्राइवेट एजेंसी को देना चाहिए। एक कोई सेल्फ रेगुलेशन का ही मैकेनिज्म बने जिसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग हो तो शायद बेहतर ढंग से काम हो सकता है। ठीक है। और रंजित, आपका कमेंट भी इस पर चाहूंगी, जहां आप जैसे बात कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन या स्टेट रेगुलेशन, इसे लेकर क्या अभी इतनी क्लैरिटी है? आपकी नज़र में क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं जिन्हें देखना होगा? जी, एक उदाहरण में देना चाहूँगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें आप एक भी रेगुलेशन स्टेट वाला है ही नहीं, तो सेल्फ रेगुलेटेड था। एंड मीडिया पीपल वो तो थोड़ा सा मेच्योर है, शायद अदर पीपल से मेच्योर है, उनको जान पहचान है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो तो हमें मालूम मतलब हमें लगता है वो है। पर आपका जो शो है, हम बात कर रहे हैं क्या कि मैं भी बात कर रहा हूँ, साहब जी भी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मॉडरेट ही कर रहे हैं। पर जब हम रिट्रोबिक टीवी ऐसे माध्यम में जाएंगे तो एक ही है, चीज तो एक ही है, पर वी टेंड टू गेट व्हाट यू से, वो एंकर शाउट कर रहा है, वो भी सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए था ना, वो हो नहीं पाएंगे। वो अपना टीआरपी के उस तरीके से वो अपना शाउटिंग कर रहा है, उसका ओपिनियन इंफॉर्मेशन जैसा पहुंचने की कोशिश करवा रहा है।
पर इधर जो है इंफॉर्मेशन आ रहा है वही होना चाहिए, सोशल मीडिया में भी वही होना चाहिए, ऑनलाइन मीडिया में भी नहीं वही होना चाहिए। पर ऑनलाइन मीडिया में जो भी है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास और भी कुछ लोग हैं, तो मैं एक यूट्यूब चैनल खोल सकता हूँ। इसके इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो तो इंफॉर्मेशन डेप्थ वाला नहीं होता है, वो स्पाइस वाला होता है। इसलिए वो लोगों की छोटे छोटे इंफॉर्मेशन वो शेयर करते जा रहे हैं। और जो इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी में जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे हम अच्छी गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन इन डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट सेलेक्टिंग दी, सही गवर्नमेंट को चुनने के लिए इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, जो नहीं पहुंचना चाहिए वो ही पहुंच रहा है। इसी हिसाब से जो डिफेमेशन होता है, ह्यूमिलिएशन होता है, वो जो विक्टिम को भी हो रहा है, सोसाइटी को भी थोड़ा सा पॉइजन फैल रहा है। वो तो कंट्रोल होना चाहिए, पर स्टेट को ये थोड़ा सा हिचकिच आ रहा है, क्योंकि स्टेट भी उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए स्टेट भी इसमें शामिल होने का मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा है, इसलिए कोर्ट करने का कोशिश कर रहा है। कोर्ट करेंगे तो ये सब कोलैप्स ही होगा, क्योंकि कोर्ट को ये माध्यम नहीं है जिसमें डिस्कशन होगा, डिलिब्रेशन होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस प्रैक्टिकल हिसाब से जो पहचान होता है वो भी कोर्ट को आता नहीं है, क्योंकि जजेस जब लेजिस्लेट करता है सभी तरीके से वो फ्लॉज लेजिस्लेशन ही होते हैं थोड़ा। इसलिए स्टेट को ये डिलिब्रेशन करना चाहिए, किस माध्यम से कैसे करना है वो भी डिलिब्रेशन होना चाहिए, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होने चाहिए। नहीं तो ऑनलाइन में जो इंफॉर्मेशन फैल रहा है वो किसी के फायदे का नहीं है, नुकसान के ही शायद से आए ज्यादा हो। ठीक है, इसी के साथ समय पूरा हो गया यही। रंजीत बरार आपका और साथ ही सत्यप्रकाश जी आपका, आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी भी ज़रूरी है, तो वहीं ये भी ज़रूरी है कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। जाहिर है कि आज के दौर में इस मुद्दे पर गहन मंथन और विचार विमर्श करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।